हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसडी मंत्रा। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से। हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दें, उसके बाद से हम आगे बढ़ें। चलिए तो हम आपको क्विक रिवीजन कराते हैं और उसके बाद से हम बायोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसका रिवीजन हम एकदम शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं और उसके बाद से आगे पढ़ाई भी करने वाले हैं। अगर आपने पिछले हम अभी 5 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से इस क्लास को आइएगा देखने के लिए। वैसे अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, आपको ये क्लास पूरी की पूरी समझ में आने वाली है। इसमें आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको रिवीजन कराते हैं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के बारे में हम बताए थे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इनका जो जनक थे, इनके फादर हम अरस्तु को मानते हैं। पूरा डिटेल्स में अगर आपको वीडियो पढ़ना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में हम लोग बांटे थे, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बोटनी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जो जूलॉजी के भी जो जनक हैं, जो फादर हैं इनके, वो कौन है? अरस्तु जी हैं। उसके बाद से हम लोग कोशिका एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था कोशिका, और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोला था। उसका जो सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वन लीवन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्हें कहते हैं। देखिए, जो एंटोनी वन लीवन हॉक थे, वो नहा रहे थे, बारिश का मौसम था, बारिश में वो नहा रहे थे। तो उनके जो उंगली थे, नाखून, उसमें क्या हुआ कि मिट्टी फंस गया। जब वो अपने जब घर में आए तो उनको ऐसा लगा कि कोई मतलब लिविंग चीज़, कोई लिविंग पदार्थ है जो जिंदा है और उनके उंगली में फंसा हुआ है। तो वो इसको लैब में ले जाकर इस पर रिसर्च करना शुरू किए। तब बाद में पता चला कि वो जो उनके उंगली में जो फंसा हुआ है, जो जीवित चीज़, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने उसका नाम दे दिया बैक्टीरिया। तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वन लीवन हॉक ने किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। और जीवित कोशिका का खोज भी किसने किया था? एंटोनी वन लीवन हॉक ने किया था। उसके बाद से स्लाइडन और स्वान है जो कोशिका का सिद्धांत दिए थे और बोले थे कि हमारी जो शरीर है वो क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद से क्या हुआ, और भी हम आपको बताए थे, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे ह्यूमन बॉडी में बोलेगा तो सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी स्पर्म होगी, शुक्राणु, और सबसे बड़ा क्या होगा? अंडाणु, ओवम बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सर में पाया जाता है, इसीलिए सर पर अगर चोट लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? अतिशीघ्र आदमी मर जाता है। सबसे तेज से कोशिका विभाजन जिगर में होता है, लीवर में होता है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। उसके बाद से कोशिका झिल्ली के बारे में हम बताए थे, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? अवयव को ये जैसे एक सिंपली समझिए तो जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करता है? तो एज अ चौकीदार की तरह कार्य करता है। जो अच्छा पदार्थ होता है, जो अच्छी चीज़ है, उसको अंदर आने देता है, जो खराब चीज़ है उसे अंदर नहीं आने देता है। ये एक अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध का पारगम्य का मतलब यही हुआ कि वो क्या है? चौकीदार की तरह कार्य करता है, बहुत सारे पदार्थों पर नियंत्रण करके रखता है। कोशिका भित्ति सेल वाली केवल पादपों में पाया जाता है, ये सेलुलोज का बना होता है। जबकि कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। लिपिड्स मतलब फैट, चर्बी होता है। ये सब हम आपको पिछले वीडियो में क्या किए हैं? बता चुके हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए हैं। इसमें क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। ऑक्सी शोषण आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा देंगे। इसमें क्या होता है? तो क्रेब्स साइकिल चलता है, 38 एटीपी बनकर एक ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शक्ति गृह करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये सब आपको बता चुके हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, अधिक मात्रा में हो जाएगा कैंसर, कम मात्रा में होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको क्या किए हैं? बता चुके हैं। मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि मस्तिष्क में कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका, और उसमें विभाजन नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता है, इसीलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। हम आपको एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखना है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे, लाइसोसोम के बारे में बताए थे। ये क्या करता है? तो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है। इसमें जल अपघट का एंजाइम होता है। इसके बारे में हम आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो में हम इसी के बारे में बता रहे थे। तो लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जैसे कोशिका के अंदर कोई अंग जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है
तो वो क्या करेगा, पचा देगा, उस पर अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर क्या करेगा, पचा देगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम आपको एक बता देते हैं। चलिए ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी बनाएगा। ये हो गया सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन करेगा। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन कहा जाता है। और क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। और क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। बहुत सारा अंग होता है क्या, कोशिका के अंदर, समझ में आया। तो वो क्या करता है, जो लाइसोसोम भी इसी में होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, देखिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये क्या करता है, सबको आदेश देता है। माइटोकॉन्ड्रियास करता है, कहता है कि क्या तुम एनर्जी बनाओ। अगर ये इसको आदेश नहीं देगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी छोड़ के कुछ और बनाना शुरू कर देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आखिर निर्देश कौन देता है कि तुमको क्या करना है, एनर्जी बनाना है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है, सेंट्रोसोम को निर्देश देता है कि तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करो। समझ में आया। राइबोसोम को कहता है तुम प्रोटीन बनाओ, अभी बताने वाले हैं आपको। और अगर देखिए ये तो क्या किया, इसको निर्देश दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक और बहुत सारे अंग होते हैं, इन सबको क्या कर दिया, निर्देश दे दिया। अगर ये लोग क्या करें, न्यूक्लियस का बात न माने, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम से इसका शिकायत कर देगा। और लाइसोसोम क्या करता है, जिस तरह से देखिए जो हमारा कोर्ट है, आप एज ए संविधान में अगर चल रहे हैं तो हमारा जो कोर्ट है वो क्या करता है, कानून बनाता है। कोर्ट क्या करता है, कानून बनाता है। और कानून बनाता है तो उसको लागू कौन कराता है, पुलिस लागू कराता है। तो अगर कानून का, कोर्ट का बनाया हुआ कानून अगर हम लोग नहीं माने तो कोर्ट क्या करेगा, पुलिस को आदेश देगा कि फलाना आदमी हमारा कानून नहीं मान रहा है। तो पुलिस आएगी, मारपीट करेगी, थूर थार के आपको क्या करेगी, मनवाना पड़ेगा। तो आपको सरकार द्वारा बनाया गया नियम कानून का पालन करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से न्यूक्लियस एज ए जज की तरह कार्य करता है। ये केवल निर्देश दे देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें एनर्जी बनाना है। अगर वो एनर्जी नहीं बनाता है तो वो शिकायत लगाएगा किससे, लाइसोसोम से। और लाइसोसोम आएगा तो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आपको बता चुके हैं। वो क्या करेगा, आएगा तो कहेगा चचा, अरे वो चचा आप समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा क्या कर रहे हैं, एनर्जी बनाइए, एनर्जी। बोलेगा हम नहीं बनाएंगे, तो इसके ऊपर क्या करेगा, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देगा और छिड़क के माइटोकॉन्ड्रिया को ले बीतेगा। समझ में आया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, मार देगा। उसके बाद से जाएगा सेंट्रोसोम के पास और कहेगा चाचा आप एक काम कीजिए, कोशिका विभाजन करके और माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए। क्या बनाइए, माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम ले बीते हैं। समझ में आया। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आपको बता चुके थे पिछले क्लास में, आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आपको ट्रिक भी बताए थे कि डी डुबे क्या करता है, ले डूबता है। आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी का सफाई स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में होता है। ये सब आपको बता चुके हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में भी आपको बता चुके थे कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और 20% क्या पाया जाता है, देखिए क्रोमोजोम पाया जाता है। 20% क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। अभी आपको बताएंगे आगे। उसके बाद से वैक्यूल्स के बारे में बताएंगे कि वैक्यूल्स के बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि वैक्यूल्स क्या होता है, जल को संचित करके रखता है। जंतुओं में छोटा होता है, पादपों में क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद से हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब ये जालिका होता क्या है, तो कोशिका के अंदर ये क्या करता है, देखिए जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डी कंकाल होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा, एक आंतरिक अंगों को क्या करता है, रक्षा देता है और हमारे शरीर को फुला कर रखता है। अगर हड्डी निकाल दिया जाए तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है अपने पैर पर। समझ में आया। पैर में क्या है, हड्डी है जो पूरे शरीर का बोझ रोकता है। अगर शरीर से हड्डी निकाल दिया जाएगा तो शरीर खड़ा नहीं रह पाएगा, आदमी ढिमला जाएगा। ढिमलाना समझते हैं ना, गिर जाना, समझ में आया। तो आदमी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसी प्रकार कोशिका के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर हड्डी का कार्य कौन करता है, मतलब कंकाल का कार्य कौन करता है, आंतरिक सहायता उसको कौन देता है, तो वो कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भाग में, दो भाग में बांटेंगे। पहला होगा स्मूथ और दूसरा होगा रफ। देखिए स्मूथ और रफ को छोड़िए, अभी हम आपको ले चलते हैं, इसको बिल्कुल ही आपको बेसिक से बताना शुरू करते हैं। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं राइबोसोम। देखिए
ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया न्यूक्लियस, जो हम रंग रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पे लिखा भी है न्यूक्लियस, लिखा न्यूक्लियस। देखिए एक राइबोसोम होता है, क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब एक बात बताइए, राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जब राइबोसोम निकलता है, जब राइबोसोम क्या होता है? बाहर निकलता है, तो वो कहाँ पे जाता है? जैसे बाहर निकलता है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका पाया जाता है। तो जब राइबोसोम बाहर निकलता है तो उन जालियों में क्या होता है? फंस जाता है। उस जालियों में क्या होता है? फंस जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब एक बात बताइए, बाहर निकल रहे हैं कहाँ से? न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं। तो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं तो राइबोसोम सबसे पहले कहाँ पे चिपकेगा? कहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा वो फंसेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। जालिका से आप देखिए जाल की तरह इसका संरचना होता है। कैसे? जाल की तरह। तो एक बात बताइए, अगर किसी तालाब से मछली को निकाल रहे हैं तो तालाब में आप एक जाल लगा दिए, क्या लगा दिए? जाल। और पानी को अगर आप क्या करें, एक तालाब से दूसरे मतलब जगह ले जाना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पे फंसेगी? आप दो जाल लगा दिए, एक तालाब के, ये हो गया तालाब, यहाँ पे एक जाल लगा दिए और एक यहाँ पे जाल लगा दिए, सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पे फंसेगी? यहाँ पे फंसेगी, क्योंकि यहाँ पर तो बाद में आएगी। समझ में आया? तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? अंतः प्रद्रव्य जालिका है। और इधर से कौन निकल कर आ रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम निकल कर आएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे चिपकेगा? सबसे ज़्यादा कहाँ पे फंसेगा? कौन से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो इसके नज़दीक है, न्यूक्लियस के जो करीब है, वहाँ पे क्या होगा? राइबोसोम सबसे ज़्यादा चिपक जाएगा। वहाँ पे राइबोसोम क्या होगा? चिपक जाएगा सबसे ज़्यादा, और बूंदी 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 हो जाएगा। और बूंदी बूंदी हो गया तो इसमें क्या हो गया? इसमें राइबोसोम चिपक गया तो इसको हम क्या कहेंगे? रफ कहेंगे या स्मूथ कहेंगे? चिकना कहेंगे या खुरदुरा कहेंगे? अब चूंकि यहाँ पे राइबोसोम चिपक गया है तो ये क्या हो जाएगा? खुरदुरा। और यहाँ आ ही नहीं पाता है। यहाँ आने से पहले ही ये सब क्या करते हैं? आप अपने में चिपका लेते हैं और कहते हैं तुम इधरे रह जाओ, उधर उसको रख लेते हैं, इधर आने ही नहीं देते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह हिस्सा क्या हो जाता है? चिकना रह जाता है। क्या रह जाता है? चिकना रह जाता है। और जो न्यूक्लियस से राइबोसोम बनकर निकले हैं, वो न्यूक्लियस के पास वाले ही राइबोस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जिसके कारण ये क्या हो जाता है? राइबोसोम खुरदुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? खुरदुरा हो जाते हैं। और ये क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। समझ में आया? चलिए अब हम आपको राइबोसोम के बारे में अच्छे से बताते हैं। देखिए, राइबोसोम से पहले आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बता दिए कि इसको क्या किया जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। रफ कौन होगा? जो केंद्रक के पास होगा, क्योंकि केंद्रक से ही तो क्या राइबोसोम बनकर निकलता है। समझ में आया? और रफ वाला आखिर रफ होता क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा रहता है? राइबोसोम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? राइबोसोम लगा रहता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ वाला क्या करता है? तो ये वसा का निर्माण करता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है? तो बताते हैं आपको इसका ट्रिक क्या हो सकता है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को, सतह को चिकना बनाना चाहिएगा तो उसमें क्या लगाइएगा? तेल लगाइएगा, घी लगाइएगा, डालडा लगाइए। ये सब क्या होता है? चिकना होता है। तेल, घी, डालडा ये सब क्या होता है? चिकना होता है। और ये सब किसका उदाहरण है? फैट का उदाहरण है। घी, घी क्या होता है? फैट होता है, एक प्रकार का वसा होता है। तो जो स्मूथ वाला होता है वो क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में समझ में आया होगा। अब हम राइबोसोम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में बताते हैं। चलिए आपको राइबोसोम के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप पहले इतना समझिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उसमें हम आपको राइबोसोम के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे कि राइबोसोम क्या होता है, 70S 80S राइबोसोम क्या होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।